वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, रात में देखे ख्वाब भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, रात में देखे ख्वाब भी पूरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 पूर्ण हो चुका है, आज है पार्ट नंबर 2। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही में पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें। साथ ही में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इससे पहले हमने भारत की ग्लोब में स्थिति देखी कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है। साथ ही एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब आज बात करते हैं कर्क रेखा। भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा सीधा फैक्ट क्वेश्चन बनता है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। यदि इन 8 राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो मैप के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले गुजरात, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये सबसे पहले गुजरात से होकर के गुजरती है, गुजरात से। फिर उसके बाद में राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, फिर उसके बाद में एमपी आ जाता है, एमपी के बाद में आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आगे आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद में आ जाता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद में आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ जाता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये तो है भारत के पश्चिमी राज्य। पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 2, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा, या इसे बोला जाता है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, यानी पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा। भारत का जो टाइम जोन है वो इस 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इसके माध्यम से निर्धारित होता है। तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद में यूपी, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये 82.5 डिग्री? 5 राज्यों से, और 23.5 डिग्री 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब बात करते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे पहले भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करें, मैप के माध्यम से देखते हैं। ये उत्तर है, दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। यदि बात करें उत्तर पूर्व की तरफ तो सीमा लगी हुई है चीन की, नेपाल है और भूटान। यदि उत्तर पश्चिमी सीमा की इस यहाँ की बात करें तो ये सीमा लगी हुई है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान। ये आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ है म्यांमार। तो भारत की सीमा है मुख्य रूप से, और ऊपर उत्तर की तरफ आ जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। डायरेक्ट सीमा नहीं लगी हुई है, लेकिन जो पीओके क्षेत्र है भारत का ही माना जाता है। अधिकृत पाक के अधीन जो कश्मीर है उससे इसकी सीमा लगी हुई है। अब बात करें कौन से देश के साथ में कितनी सीमा लगी हुई है, तो इसके लिए एक ट्रिक है,
बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। बी से बन गया बांग्लादेश, बी से क्या बन गया दोस्तों, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है 4096.70 किलोमीटर। बचपन में एमबीए किया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और बी से बन गया बांग्लादेश और सीमा कितनी लगी हुई है 4096.70 किलोमीटर। सी से बन गया चीन या चाइना, इसके साथ में भारत की सीमा लगी हुई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ये फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पी से बन गया पाकिस्तान, पी से बन गया पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है 3323 किलोमीटर। उसके बाद में एन से बना नेपाल और नेपाल के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है 1751 किलोमीटर। एम से बन गया म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार की सीमा लगी हुई है 1600 किलोमीटर। तो ये हो गया बचपन, बी सी पी एन, बी सी पी एन एम बी ए। तो एम तक हमने देख लिया। बी से बन गया बांग्लादेश, सी से बन गया चीन, पी से बन गया पाकिस्तान, एन से बन गया नेपाल और एम से बन गया म्यांमार। अब आगे बात करते हैं, बी से बना भूटान, भूटान के साथ में सीमा लगी हुई है भारत की 600 किलोमीटर। कितनी सीमा लगी हुई है, 600 किलोमीटर। ए से बना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है 80 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा है वो पीओके क्षेत्र से लगी हुई है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारत का हिस्सा है उससे जुड़ी हुई है अफगानिस्तान की सीमा। अब बात करें भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं की, साथ ही में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चुकी है। अब बात करते हैं भारत और पाक जो सीमा है इसके बारे में। भारत और पाक की जो सीमा है यह सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका निर्धारण 1947 में, 1947 में निर्धारण कब हुआ, 1947 में। किसके द्वारा निर्धारित है, तो सर साइरिल रेडक्लिफ, सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। यह जो सीमा रेखा है वो मुख्य रूप से दो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ में लगी हुई, सॉरी 2 नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, एक है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ में भारत और पाक की सीमा लगी हुई है। अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं, राज्यों की बात करें तो पंजाब है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 तो क्या है, राज्य हैं, 3 राज्य हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसका नाम है जम्मू कश्मीर, इसके साथ में पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। अब भारत पाक के जो विवाद है, कौन सा विवाद है, क्या विवाद है, इनके बारे में, विवादों के बारे में जानते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य पीओके क्षेत्र का, पीओके क्षेत्र का। अब पीओके जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर है, अवैध रूप से पाकिस्तान का कब्जा है, वास्तविक रूप से यह भारत का हिस्सा था। पाक अधिकृत जो कश्मीर है ये जब भारत आजाद हुआ उस समय में माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को, इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना या फिर इसे बोलते हैं 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं और इसे 3 जून योजना भी बोलते हैं। इसके तहत रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प क्या था, भारत के साथ में विलय, या तो अपनी रियासत का भारत के साथ में विलय किया जाए या विलय करो, या फिर पाकिस्तान के साथ में भी विलय कर सकते हो, पाकिस्तान के साथ में विलय, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, स्वतंत्र भी रह सकते हो। ये 3 विकल्प दिए गए इस माउंटबेटन योजना के तहत। तो इस माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र रहने के लिए एक तो जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ और हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद,
ये 3 रियासत ऐसी थी, इन्होंने ना भारत के साथ में मिलने का या भारत के साथ में विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, पाकिस्तान के साथ में भी नहीं किए, बल्कि ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर जो रियासत है, इस जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह इन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहा, भारत और पाकिस्तान के साथ में विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए। पाकिस्तान ने क्या किया, स्थानीय जो कबीलाई जातियां थी इनके साथ में मिलकर के इस जम्मू कश्मीर रियासत में कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। जम्मू कश्मीर के गिलगिस्तान, जम्मू कश्मीर के गिलगिस्तान साथ में बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान के साथ में उरी और पुंछ और मुजफ्फराबाद, इन पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। स्थानीय कबीलाई जो जातियां हैं उनके साथ में मिलकर के कौन कौन से क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर के गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान, उरी, पुंछ और मुजफ्फराबाद, ये जो क्षेत्र थे इनके ऊपर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। हरि सिंह की जो सेना थी वो पाकिस्तान की सेना का सामना करने के काबिल नहीं थी, तो हरि सिंह ने उस समय भारत के साथ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी अपनी जो रियासत थी उसकी रक्षा नहीं कर सके और इन्होंने भारत के जो विलय पत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। अब भारतीय जो फौज है या भारतीय जो वायुसेना है उसने वहां पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते ही भारत ने युद्धबंदी की घोषणा कर दी, युद्धबंदी की घोषणा कर दी भारत ने, और भारत है वो यूएनओ की शरण में चला गया। तब से लेकर के आज तक ये विवाद बना हुआ है, आज भी ये विवाद चल रहा है पीओके क्षेत्र का। ये था पहला विवाद। दूसरा विवाद है भारत और पाकिस्तान का सियाचिन हिमनद का। सियाचिन हिमनद, यह जो सियाचिन हिमनद है 1984 में सियाचिन जो हिमनद था 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन हिमनद पर धोखे से कब्जा कर लिया। अब भारत ने क्या किया, यहां एक ऑपरेशन चलाया और उसका नाम क्या था, मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन से पाकिस्तान की जो सेना थी उसको खदेड़ दिया। सियाचिन की बात करें तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, मैप में बात करें सियाचिन की, ये क्षेत्र है यहां पर सियाचिन। इस सियाचिन का 2/3 जो हिस्सा है वो भारत में है और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है। 2/3 हिस्सा भारत के अधीन और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है। अब बात करें तीसरे विवाद की। तीसरा विवाद है सिंधु नदी जल विवाद। तीसरा विवाद है सिंधु नदी जल विवाद। पहला पीओके क्षेत्र का, दूसरा सियाचिन का और तीसरा है सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जो जल विवाद है, ये सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनको बंटवारे को लेकर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो बंटवारा है, जल का बंटवारा है, इससे लेकर के विवाद चल रहा है। 1960 में क्या हुआ, 1960 में विश्व बैंक द्वारा एक कमेटी नियुक्त की और इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, रेमंड ने। किसने की थी, रेमंड ने इसकी मध्यस्थता की, अध्यक्षता की और पाकिस्तान और भारत के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत, यानी जो सिंधु समझौता था, इस सिंधु समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब प्रावधान क्या है, प्रावधान है सिंधु और इसकी सहायक नदियां। सहायक नदी कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस समझौते के तहत प्रावधान हुआ
कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जो जल है 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% इस जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। रावी, व्यास और सतलज, इसके 80% जल का उपयोग करेगा भारत और 20% जल का उपयोग करेगा पाक या पाकिस्तान। तो ये समझौता हुआ रेमंड की अध्यक्षता में 1960 में। तब से लेकर के अब तक यह विवाद भी एज इट ऐसे का ऐसा चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की सीमा की। ये ध्यान रखना, अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीधी सीमा नहीं लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। तो भारत अफगान सीमा या फिर इसे बोलते हैं पाकिस्तान अफगान सीमा भी। इसका निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया था, या इस रेखा का नाम क्या है? तो डूरंड लाइन। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा के द्वारा भारत अफगान सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण होता है। यहां ध्यान रखना, पाकिस्तान नहीं देकर के ये देता है भारत और अफगान की सीमा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, भारत और पाकिस्तान या भारत और अफगान या फिर भारत पाकिस्तान और अफगान एक ही सीमा है, क्योंकि पीओके क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है अफगानिस्तान का और पीओके भारत का हिस्सा माना जाता है। यह जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा का निर्धारण है सर मोर्टिमूर डूरंड ने इसका निर्धारण किया। डूरंड ने इसका निर्धारण किया 1883 से 96 के मध्य, 1883 से 96 के मध्य। और वास्तविक रूप से भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ में नहीं लगी हुई है, ये किसके साथ में लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। और अफगानिस्तान की बात करें तो 19 अगस्त 2019 को अफगानिस्तान ने अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई। तो ये भी ध्यान रखना है, 100वीं वर्षगांठ मनाई अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और चीन की सीमा की। भारत और चीन की जो सीमा है इसे मैकमोहन सीमा या मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन सीमा। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ दोस्तों? 1916 में। किसके द्वारा किया गया? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। मैकमोहन द्वारा भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया गया। चीन के साथ में भारत के 2 केंद्र शासित और 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं जिनके साथ में चीन के साथ में भारत की सीमा लगी हुई है। अब देखते हैं भारत और चीन के मध्य विवाद क्या है, या विवाद की स्थिति कौन सी है, क्या कारण है। सबसे पहला विवाद है अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई जो चीन है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और 1962 में चीन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये विवाद आज भी चल रहा है। अक्साई चीन का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1962 में चीन ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य विवाद स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा, अब स्टेपल वीजा क्या है? चीन के द्वारा जम्मू कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, इनको एक विशेष वीजा प्रदान करता है चीन, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेपल वीजा। और इस स्टेपल वीजा के तहत जम्मू कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, वो कोई भी नागरिक है चीन में आ जा सकता है। यानी इस स्टेपल वीजा के तहत कोई भी जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का नागरिक चीन में आ जा सकता है। नेक्स्ट है मोतियों की माला। तीसरा क्या है विवाद? मोतियों की माला। मोतियों की माला ये एक नीति है चीन की, और इस नीति के तहत चीन है वो हिंद महासागर
हिंद महासागर में बंदरगाह है, हिंद महासागर में बंदरगाह है और हवाई अड्डे विकसित कर रहा है, हवाई अड्डे विकसित कर रहा है। तो चीन की एक नीति है और इस नीति का क्या नाम है? मोतियों की माला। क्या नाम है दोस्तों? मोतियों की माला। और इस नीति के तहत चीन है वो हिंद महासागर में बंदरगाह और हवाई अड्डे विकसित कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मोतियों की माला के तहत पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह है विकसित किया है इस नीति के तहत। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में भी एक बंदरगाह है वो स्थापित किया है चीन ने, चाइना ने, और वो है हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह है। और म्यांमार की बात करें, म्यांमार में भी म्यांमार का कोका द्वीप। तो यह जो मोतियों की माला नीति है, स्टेपल वीजा है, अक्साई चीन का जो विवाद है वो भारत और चीन के साथ में आज भी विवादित क्षेत्र हैं, विवादित हिस्से हैं। नेक्स्ट बात करें भारत नेपाल की सीमा। अगला है भारत नेपाल सीमा। यदि भारत नेपाल सीमा की बात करें तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ में लगी हुई है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में नेपाल की सीमा लगी हुई है। एक विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के मध्य जो विवादित है, और वो है काला पानी विवाद। काला पानी जो विवाद है ये, या फिर इसे बोला जाता है काली नदी जल विवाद। इस नदी के जल को लेकर के भारत और नेपाल के मध्य है वो, एक तरह से भारत और नेपाल के मध्य विवादित है काला पानी। नेक्स्ट बात करें, अगला है भारत भूटान सीमा, भारत म्यांमार सीमा की बात करें तो म्यांमार है वो अराकान योमा पर्वतमाला भारत और म्यांमार के मध्य है। अराकान योमा ये हिमालय का ही दूसरा नाम है। यानी हिमालय की बात करें तो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रृंखला से प्रारंभ होकर के ये म्यांमार में अराकान योमा पर्वतमाला तक विस्तारित है, और यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के नाम से। तो और बात करें म्यांमार के साथ में भारत के 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है, वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनके साथ में म्यांमार की सीमा लगी हुई है। और भारत और म्यांमार के मध्य विवादित क्षेत्र क्या है या विवाद क्या है? तो वह है रोहिंग्या शरणार्थी। यानी पाकिस्तान, ये म्यांमार के जो निवासी हैं वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो शरणार्थियों की जो समस्या है इसको लेकर के भारत और म्यांमार के मध्य विवाद है। नेक्स्ट सीमा की बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा। भारत बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो इसके किस नाम से या कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ, क्योंकि पहले भारत और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हिस्से थे, एक ही भाग थे। उसके बाद में पाकिस्तान का एक टुकड़ा बना या एक टुकड़ा हुआ और वो नया देश बना और उस देश का नाम था बांग्लादेश। दूसरा है 3 बीघा गलियारा। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बीघा जो गलियारा है वो बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के मध्य है। भारत का जो राज्य है पश्चिमी बंगाल, इनके मध्य का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? 3 बीघा गलियारा। ये बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है इसे बोला जाता है 3 बीघा गलियारा। नेक्स्ट है जीरो लाइन या जीरो रेखा। जीरो जो लाइन है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा है। यानी भारत, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के मध्य 3 बीघा गलियारा, जीरो रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य। अब राज्यों की बात करें, कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा लगी हुई है? तो पश्चिमी बंगाल,
असम, मेघालय, मेघालय के बाद में वापस फिर सीमा किसकी लग जाती है, असम की, असम के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, मिजोरम। यानी असम जो राज्य है भारत का, बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा का निर्धारण करता है। अब बात करें भूटान की, भूटान के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, तो भूटान के साथ में सिक्किम, 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, और अगला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो लगी हुई है। त्रिपुरा है, बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा, इसका नाम क्यों पड़ा त्रिपुरा, त्रि का मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ है, और किसके साथ में घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है 3 तरफ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बाद में है चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में दादरा नागर हवेली, नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव। यहां ध्यान रखना, दादरा नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दोनों का विलय हो गया और यह केंद्र शासित प्रदेश है वो एक ही बन गया है। तो ये ध्यान रखना है, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव 26 जनवरी 2020 से एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे है पुडुचेरी, पुडुचेरी या पांडिचेरी। 5वें नंबर पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद में है 6ठे नंबर पे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बाद में 7वें नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर और 8वें नंबर पे आता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का जो केंद्र शासित प्रदेश है 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव या घोषित हुई या घोषणा हुई, और 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से दोनों जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था। अब बात करें मैप में इनकी क्या स्थिति है, मैप में इन केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है इसके बारे में देखते हैं। मैप में इन केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देखें। सबसे पहले ये तो है, यहाँ है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, लद्दाख, ये आपका आ गया दिल्ली, यहाँ है दिल्ली, दिल्ली, ये आपका है चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़, यहाँ है दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, ये यहाँ पर आपका दमन है, दमन है, यहाँ आ गया माहे, माहे केरल में, माहे, ये आ गया करिकल, 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 करिकल से ऊपर है पुडुचेरी, 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 यहाँ पर आ गया पुडुचेरी से ऊपर यनम, यनम, यह आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पुडुचेरी, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। और पुडुचेरी के कितने जिले हैं, जिलों की बात करें तो 4 जिले हैं जो 3 क्षेत्रों में या 3 राज्यों में फैले हुए हैं। पहला कौन सा है, माहे, और माहे कहाँ है, केरल में, पहला क्षेत्र है माहे केरल में। दूसरे की बात करें तो करिकल और जो पुडुचेरी है, करिकल
और जो पुडुचेरी है ये क्षेत्र है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और एक है यनम, और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यनम है आंध्र प्रदेश में। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वो 4 भागों में बटा हुआ है और 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे भारत के प्रमुख द्वीपों की। भारत के प्रमुख द्वीपों की। कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, भुलाकर अपनी सब मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है, भुलाकर अपनी सब मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कभी दुनिया तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, कभी दुनिया तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों की। तो भारत के प्रमुख द्वीपों की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप, यानी भारत के पूर्वी तट के द्वीपों की सबसे पहले बात करते हैं। पूर्वी जो द्वीप हैं, सबसे पहला द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, यह जो पंबन द्वीप है वो तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और जो पंबन द्वीप है, इस पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। पंबन द्वीप की ओर बात करें तो पंबन द्वीप का जो दक्षिणी छोर है या दक्षिणी जो किनारा है, इसे बोला जाता है धनुषकोटि। धनुषकोटि महत्वपूर्ण है, धनुषकोटि। और धनुषकोटि है, इसी धनुषकोटि से राम सेतु जो पुल है वो श्रीलंका को जोड़ता है भारत से। तो पंबन द्वीप तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है। और पंबन द्वीप का जो दक्षिणी छोर है उसे किस नाम से जाना जाता है? धनुषकोटि। और इसी धनुषकोटि से राम सेतु जो पुल है वो बना हुआ है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट द्वीप की बात करें तो अगला है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के सामने स्थित है। आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील के सामने स्थित है। और यह इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र भी है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप। यदि व्हीलर द्वीप की बात करें तो यह उड़ीसा के तट पर चिल्का झील के सामने है। और अब वर्तमान में इस व्हीलर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे अब वर्तमान में जाना जाता है। और इससे जो लंबी दूरी की मिसाइल है, इस लंबी दूरी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप से। नेक्स्ट है चांदीपुर की बात करें तो यह उड़ीसा के तट के नजदीक छोटी दूरी की जो मिसाइलें हैं इनका परीक्षण कहां से किया जाता है? चांदीपुर से। और व्हीलर द्वीप से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, और दोनों कहां है? उड़ीसा के तट पर। नेक्स्ट है गंगा सागर द्वीप। अगला है गंगा सागर द्वीप। यह जो गंगा सागर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है गंगा सागर द्वीप पर। नेक्स्ट है न्यूमूर द्वीप। अगला कौन सा है? न्यूमूर द्वीप। जो न्यूमूर द्वीप है ये सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में बांग्लादेश के साथ एक विवादित द्वीप है।
यानी न्यूमूर जो द्वीप है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है। ये थे पूर्वी तट के प्रमुख द्वीप समूह। अब बात करते हैं पश्चिमी तट के प्रमुख द्वीपों की। पहला है एलियाबेट तथा केडियावेट। ये गुजरात के तट पर है। कहां पर है? गुजरात के तट पर। और गुजरात के तट पर जो नर्मदा नदी है इसके मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप है वो खंबात की खाड़ी में, यह जो द्वीप है खंबात की खाड़ी में पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। एलियाबेट केडियावेट गुजरात में, नर्मदा नदी के मुहाने पर है, खंबात की खाड़ी में पेट्रोलियम पदार्थों के लिए यह द्वीप जाना जाता है। नेक्स्ट है सैलसेट। अगला द्वीप है सैलसेट तथा एलिफेंटा। सैलसेट तथा एलिफेंटा द्वीप ये कहाँ है? महाराष्ट्र के तट पर। और इस सैलसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। नेक्स्ट है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन जो द्वीप है ये केरल के तट पर वेबनाड जो झील है इस वेबनाड झील के बीच में स्थित है। और यहाँ भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है। कहां पर? वेलिंगटन द्वीप पर। कहां है? केरल में और वेबनाड झील। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं समुद्री जो कानून है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ में जो संधि हुई इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ में जो संधि हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो वो संधि क्या है? संधि का नाम है अनक्लोज। अनक्लोज। और इसके तहत अनक्लोज जो संधि है, इस अनक्लोज संधि की बात करें इसके तहत ये भारत है सबसे पहले सामुद्रिक सीमा क्षेत्र 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा है? सामुद्रिक सीमा क्षेत्र। दूसरा है संलग्न सीमा क्षेत्र। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया गया। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र की बात करें तो ये माना गया है तट से 12 नॉटिकल मील। और ये जो 12 नॉटिकल मील है इस पर एक राष्ट्र का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट आता है संलग्न सीमा क्षेत्र। यदि संलग्न सीमा क्षेत्र की बात करें तो आधार रेखा किसको माना गया है? तट को। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है वो माना गया संलग्न सीमा क्षेत्र। और यहां पर 3 अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले सीमा शुल्क वसूली का अधिकार एक राष्ट्र को दिया गया है, वित्तीय अधिकार दिया गया है और प्रदूषण पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह माना गया है इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील यानी 12 नॉटिकल मील सामुद्रिक सीमा। उसके बाद में इसी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील माना गया संलग्न सीमा क्षेत्र। अर्थात इसका वास्तविक विस्तार तो कितना हो गया? 12 पहले था तो 12 ही हो गया। और इसकी बात करें ये 24 आ रहा है, 24 यहां से कम हो गया तो वास्तविक रूप से कितना है? 76 नॉटिकल मील ही है, 176 नॉटिकल मील ही है। ये ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूज होता है। यानी कभी क्वेश्चन पूछता है आधार से और कभी पूछता है संलग्न सीमा क्षेत्र से। तो संलग्न सीमा क्षेत्र से कितना है? 176 नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्र में दूरी मापने की इकाई होती है। और 1 नॉटिकल मील की बात करें तो 1.85 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील के अंतर्गत। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे थे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला है संसाधनों का सर्वेक्षण करना, दोहन करना या संरक्षण का अधिकार।
दूसरा है कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार, और तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार दिया गया है। तो ये आज भारत का स्थिति और विस्तार वाला जो पोर्शन पार्ट था वो पूर्ण हो चुका है। कल इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में रिवाइज हुए हैं वो प्रश्न कल इस के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो होंगे।